डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ देखे थे, अभी सेल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमें कुछ वहाँ पे छूटा हुआ उस चैप्टर में सेल में। तो जैसे डिफरेंसेस बचे हुए हैं, डीएनए आरएनए में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। उसके बाद कहें तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका में डिफरेंस। उसके बाद एक आध दो जो और बचे हैं, तो आज डिफरेंसेस को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले ही हमने पढ़ लिया है सबके बारे में जानकारी ले ली है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें भूल जाती हैं। एक शॉर्ट नोट जब हमारे पास रहता है तो वही पढ़ के हम क्या कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो ठीक है, कुछ डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और एक तरफ क्या लिखेंगे, पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, डिफरेंस निकालना हमें। डिफरेंस देखेंगे तो एक लाइन पीछे देते हैं, ऐसे इस तरह से मालूम चले। सबसे पहले बात करते हैं हम जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, क्या नहीं होता है, यही चीज़ क्या डिफरेंसेस बताते हैं। जैसे हम पहला मान लेते हैं कि जो हमारे जंतु कोशिकाएं होती हैं, इन जंतु कोशिकाओं के सबसे जो ऊपरी परत होती है, वो उस बाह्य परत का नाम क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाह्य परत। बाह्य परत कोशिका झिल्ली कहलाती है ना, बाह्य परत कोशिका झिल्ली। अब देखो, बाह्य परत इसमें क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन यही बाह्य परत यदि पादप कोशिकाओं में देखा जाए तो बाह्य परत वहाँ पर कोशिका झिल्ली ना होकर के क्या होती है, बाह्य परत कोशिका भित्ति होती है ना। बाह्य परत यहाँ पर क्या होगी, बाह्य परत कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब हमने देखा था कि कुछ सेल ऐसे होती थी ना, ये पादप सेल कुछ इस तरह से ऐसे, तो ऐसे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ये तो पादप कोशिका, ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं हम, बन गया कि स्ट्रक्चर ये क्या है, पादप कोशिका का। तो सबसे ऊपरी ये जो लेयर होती है पादप कोशिकाओं की, ये क्या कहलाती है, यही कोशा भित्ति कहलाती है। जबकि अंदर की इस परत को किस नाम से जाना जाता है, तो अंदर की इस परत को कोशा झिल्ली कहते हैं। क्या, कोशा झिल्ली। तो मतलब यहाँ पर पादप कोशिकाओं के अंतर्गत दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जंतु कोशा में केवल एक झिल्ली पाई जाती है। तो आपने देखा बाह्य परत क्या, कोशा झिल्ली, और इसकी बाह्य परत क्या, कोशा भित्ति, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे केवल एक परत पाई जाती है। क्या, केवल एक परत, एक बाह्य परत लिखेंगे, है ना, एक बाह्य परत होती है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर केवल, या फिर कहेंगे दो बाह्य परत होती है ना, दो बाह्य परत होती है। इसकी बाह्य परत क्या, ये स्ट्रक्चर आपने देखा था, ये स्ट्रक्चर, उसके अंदर फिर ये न्यूक्लियस था, फिर साइटोप्लाज्म भरा हुआ था। तो सबसे बाहरी यही लेयर का ये कोशा झिल्ली थी। क्या, कोशा झिल्ली, ये कोशा झिल्ली है। उसके अंदर जो कुछ सारा मटेरियल बना था वो क्या कहलाया, साइटोप्लाज्म था। इसी तरह से यहाँ पर ये कोशा भित्ति, या फिर कहेंगे सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये न्यूक्लियस, फिर उसके बाद ये सारा का सारा जो पदार्थ इसमें भरा हुआ है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म। इस तरह से था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट, पहला तो ये हो गया, दूसरा फिर कहेंगे कि दूसरा पॉइंट, ये तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि जंतु कोशिका में और क्या, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। क्या, सेंट्रोसोम मतलब तारक काय पाया जाता है। क्या, तारक काय इसमें पाया जाता है, और इसमें तारक काय नहीं पाया जाता है। क्या, तारक काय नहीं पाया जाता है, इसमें तो जंतु कोशिकाओं में, ठीक है। अब उसके बाद इस जंतु कोशिका में और अगला डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहली बात, तो इन कोशिकाओं में या फिर पादप कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक का मतलब हम कहेंगे जो प्लास्टिड होते हैं वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड पढ़ते वक्त हमने देखा था, तो यहाँ पर प्लास्टिड पाए जाते हैं। क्या, प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि इसमें क्या है कि प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। क्या, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है।
में प्लास्टिड पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, जंतु कोशिकाओं में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। उस तरह से अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये चौथा हो गया। पांचवा यदि हम बात करें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में जो मतलब कहेंगे एक तरीके से जो केंद्रक होता है वो केंद्रक उपस्थित होता है। क्या कहेंगे, जंतु कोशिका में केंद्रक, जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर उपस्थित होता है, तो कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, केंद्रक कोशिका के मध्य में। केंद्रक कहाँ पर, केंद्रक कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है। केंद्रक कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है, मध्य में उपस्थित होता है। और इन कोशिकाओं में जैसे यहाँ पर हमने केंद्रक बनाया ना, ये यहाँ पे नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कहीं मतलब परिधि पर, परिधि के आसपास कहीं पर उपस्थित होता है। कहाँ पर, परिधि के आसपास। तो पादप कोशिकाओं में जो पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे क्या, केंद्रक परिधि के पास उपस्थित होता है। केंद्रक परिधि के पास उपस्थित होता है। कहाँ पर, परिधि के पास, परिधि के पास उपस्थित होता है। ये बात जान पाए क्या, केंद्रक पादप कोशिकाओं में परिधि के पास या फिर परिधियों के पास उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका के मध्य भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, अब यहीं पर अगला पॉइंट छठा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं पाई जाती है, रिक्तिकाएं का मतलब वैक्यूल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। मतलब यहाँ पर क्या कि रिक्तिकाएं प्रायः छोटी होती हैं, प्रायः छोटी होती है, छोटी होती है। रिक्तिकाएं प्रायः छोटी होती हैं, जबकि वही पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी होती है ना। यहाँ पर क्या, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी होती है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी होती है। इसी कारण से, इन्हीं रिक्तिकाओं के बड़े होने के कारण से ही तो जो ये केंद्रक है वो कहीं जाकर के कहाँ पर पाया जाता है, वो कहेंगे कि परिधि के आसपास पाया जाता है ना। तो ये कुछ थे डिफरेंसेस। इसमें से सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, वो पादप कोशिका झिल्ली और फिर कोशिका भित्ति वाला। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, या फिर निम्न में से पादप कोशिका में कौन सी परत नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्लियां तो होती हैं। उसके बाद यदि पूछ लेता है कि जंतु कोशिका में कौन सी परत नहीं पाई जाती, तो आपको वही चीज बताना रहेगा कि जंतु कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इतना बता देंगे। तो उसके बाद अब पूछ लेता है कि निम्न में से किस कोशिका का जो केंद्रक होता है वो कहाँ पर कोशिका के केंद्र में स्थित होता है, तो आप बताएंगे जंतु कोशिका का। लेकिन वही पादप कोशिका की बात कर देगा तो बताओगे कहाँ पर, परिधि के पास उपस्थित होता है। ऐसे ये सारे डिफरेंसेस है ना, लिख लेंगे और बता भी देंगे। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हमें समझ में आ गया। कैसे, एक स्ट्रक्चर से ही जहाँ पर ये देख लेते हैं कि सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। ये कोशिका भित्ति है, यहाँ पर कोशिका कोई भित्ति नहीं है। कोशिका झिल्ली दूसरी परत है, कोशिका झिल्ली प्रथम परत है। फिर न्यूक्लियस कहाँ, परिधि के पास पाया जाता है, न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो वैक्यूल्स हैं, जो रिक्तिकाएं हैं, इनको क्या नाम देंगे, यहाँ ये रिक्तिका नाम देंगे। क्या, रिक्तिका। रिक्तिका कहाँ, वो कहेंगे रिक्तिका उनमें बड़ी होती है, जबकि इनमें रिक्तिकाओं की जो ये संख्या होती है या फिर रिक्तिकाएं किस आकार में, रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। ये क्या है, ये रिक्तिका है, रिक्तिका छोटी होती है। उसके बाद बस यही कुछ डिफरेंसेस थे। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, जंतु कोशिका और उसके बाद पादप कोशिका में अंतर हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद हम अगला पॉइंट उठाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और फिर यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अगली हेडिंग आप बनाएंगे क्या, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका वीएस कहेंगे, ये किस में लिखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब इस दोनों कोशिकाओं में अंतर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो यहाँ इनकी कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः कैसी होती हैं, वो एक कोशिकीय तो ये भी हो सकती है और एक कोशिकीय ये भी, क्योंकि हर बॉडी की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, वो एक कोशिका से ही होती है। तो सब ये डिफरेंस हम नहीं कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय होती हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो मतलब कोशिका का विभाजन होता है वो किस विधि द्वारा होता है, तो इनमें कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री होता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान से देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो कैसा होता है, वो यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कहाँ पे? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में। लेकिन अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या क्या होती हैं, जैसे हम मान लेंगे कि इन कोशिकाओं में या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। क्या? विकसित नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। लेकिन केंद्रक जब प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक को देखेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से विकसित होता है। क्या? पूर्ण विकसित होता है। क्या? पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित होता है। क्या बताया आपने कि न्यूक्लियस पूर्ण विकसित होता है। कहाँ पर? तो यूकैरियोटिक कोशिका में। अच्छा, इनमें हमने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तो क्या क्या चीज अधूरे रह जाते हैं न्यूक्लियस में। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है। उसके बाद और क्या क्या नहीं पाई जाती है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक द्रव्य नहीं, केंद्रिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्या? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। किसमें? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका और फिर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जैसे हम एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर जो लास्ट में ये जो बना है ये हम मानते हैं कि क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्या? न्यूक्लियस है। अब यहाँ से इस डॉटेड का मतलब आप यही समझिएगा कि ये जो मेम्ब्रेन है ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन नहीं है, ये या तो अर्ध विकसित है या तो होती ही नहीं है। क्या बताएंगे? या तो ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो या तो अर्ध विकसित है या तो होती नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते थे कि एक स्ट्रक्चर और बनी होती थी ऐसे, जिसका नाम क्या, यहाँ पर इसको केंद्रिका कहते हैं, लेकिन ये भी केंद्रिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। बाकी के सारा मैटर इसमें ऐसे इस तरह से भरा होता है ऐसे। तो किस में कहेंगे, ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है। अच्छा, उसी के बाद अब न्यूक्लियस जैसे ये हो गया, इसमें क्या कि केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। लेकिन इसमें आएंगे यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यहाँ पर हमने कहा कि न्यूक्लियस तो पूर्ण रूप से विकसित होता है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस झिल्ली भी रहेगी और उसके बाद ये केंद्रिका भी रहेगी, बाकी का सारा मैटर ये इस तरह से भरा रहेगा इसमें, है ना। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। और जबकि यहाँ पर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, बाद में ये न्यूक्लियोप्लाज्म तो रहता है। ठीक है। उसके बाद इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और क्या क्या नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। उसके बाद और फिर क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। फिर और क्या नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। उसके बाद और क्या नहीं होता है, तो कहेंगे अगला लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमें अगला कहेंगे तो प्लास्टिड इसमें नहीं पाए जाते हैं, क्या प्लास्टिड भी नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाएगी, क्या गोल्जी बॉडी
गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। अब इसमें इस तरह से और भी हैं, लेकिन यही सारे पदार्थ हम कहेंगे, यही सारे जो कोशिका के अंग हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। उसके बाद अगला हम कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। उसके बाद कहेंगे कि लाइसोसोम भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं। कैसा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये सारे मतलब कोशिका के अंग पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ये सभी कोशिका के अंग नहीं पाए जा रहे। उसके बाद यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, यही लिख दे रहे हैं बीच में। जैसे जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो प्रायः एक कोशिकीय, और एक कोशिकीय जीव किसको किसको रखा गया है, तो हम मान लेते हैं जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उसके बाद वायरस होते हैं, क्या वायरस भी प्रोकैरियोटिक जीव ही है। उसके बाद हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा, 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 माइकोप्लाज्मा क्या है, वो भी प्रोकैरियोटिक जीव है। उसके बाद नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जो है वो क्या है, वो भी एक प्रोकैरियोटिक जीव ही है ना। इस तरह से यूकैरियोटिक जीवों की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक जीवों में हम कह सकते हैं सभी प्रकार के, सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी प्रकार के जीव जंतु, केवल इनको छोड़ करके, जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, वायरस, नील हरित शैवाल, इनको छोड़ करके बाकी सभी जो जंतु हैं वो उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये गलत हो गया, इनमें जो हमने कहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इनमें कहेंगे कि असूत्री विभाजन होता है। क्या, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन होता है किसमें, तो इन प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अच्छा दूसरा पॉइंट यही हम कह सकते हैं कि इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है ना, लेकिन इन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन नहीं होता। उसके बाद फिर अगला पॉइंट लिखा दें तो अगला पॉइंट आप ये भी बना सकते हो कि इन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। क्या, असूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन सब में क्या है, सबसे पहली बात हम बता दें कि इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रिका है, केंद्रक झिल्ली है, ये नहीं पाई जाती। बार बार कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद फिर ये पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और फिर गोल्जी बॉडी ये किस में पाए जाते हैं, किन में नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हमें स्पष्ट हुई। तो इतना था क्या, यही हमारा डिफरेंस था किनमें, प्रोकैरियोटिक और फिर यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर एक बात ये ध्यान देंगे कि इनमें जो अर्धसूत्री अभी लिखे थे, अर्धसूत्री नहीं, इसमें जो विभाजन पाया जाएगा वो असूत्री प्रकार का ही होगा, बल्कि समसूत्री विभाजन इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। अगला हम देखेंगे, अगला आप हेडिंग बनाएंगे समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। किसमें, अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन में अंतर। क्या लिखेंगे, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तथा अब क्या लिखेंगे, तथा समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर, विभाजन में अंतर हम देख लेंगे यहाँ पे। अगला अर्धसूत्री तथा समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर, तो इधर है अर्धसूत्री बना देते हैं और इधर समसूत्री बना देते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री में सबसे पहले क्या होता था कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो केवल और केवल कहेंगे, केवल और केवल कहते हैं कि वो सेक्सुअल, या फिर कहते हैं कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पर, जनन कोशिका में पाया जाता है, जनन कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पर, जनन कोशिका में पाया जाता है।
पाया जाता है। लेकिन समसूत्री जो विभाजन है वो दैहिक या फिर कायिक कोशिका, दैहिक या फिर कायिक कोशिका, कायिक कोशिका में पाया जाता है। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका में पाया जाता है। हमने कहा कि अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सेल्स होती हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सेल्स होती हैं, इनको हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं क्या कि स्पर्म सेल्स जो होती हैं, या फिर हम मानेंगे अगला पॉइंट, यदि आपको स्पर्म सेल नहीं समझ में आ रहा है तो टेस्टिस समझ में आएगा। टेस्टिस, टेस्टिस का मतलब वृषण, टेस्टिस का मतलब वृषण। उसके बाद फिर ओवरी समझ में आएगा, ओवरी, ओवरी, ओवरी का मतलब अंडाशय, अंडाशय। तो इन सब में जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन से प्रकार का होता है, अर्धसूत्री। लेकिन दैहिक या फिर कायिक कोशिका की बात करें तो दैहिक या फिर कायिक कोशिका में ये, या फिर एग्जाम्पल जानना चाहेंगे दैहिक और कायिक कोशिका का, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने शरीर का कोई पार्ट, जैसे हाथ की कोशिकाएं, नाक की कोशिकाएं, है ना, ये लीवर की कोशिकाएं, हृदय की कोशिकाएं, जो भी हो, इन सब में क्या पाया जाता है, तो इन सब में पाया जाता है समसूत्री विभाजन। क्या पाया जाएगा, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हाथ, है ना, कान, नाक, जो भी हो, लीवर, है ना, लीवर, स्टमक एंड इटीसी, ये है मतलब शरीर से रिलेटेड हो, शरीर की जो भी कोशिकाएं हो वो दैहिक कोशिकाएं कहलाएगी। ये समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिका हो। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन में। अब हम अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे कि अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं, नई नई कोशिकाएं बनती थी वो 4 कोशिकाएं बनती थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इसमें, इस विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। कितनी, 4 पुत्री कोशिका बनती है, 4 पुत्री कोशिका बनती है। लेकिन वहीं पर समसूत्री विभाजन में कितनी कोशिका बनी थी, तो देखे थे वहां पर 2 पुत्री कोशिका बनती है। क्या बनती है, 2 पुत्री कोशिका बनती है, 2 पुत्री कोशिका बनती है ना। ये चीज स्पष्ट हुआ। इसमें अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिका, समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में जो डॉटर सेल्स बनती थी वे, उनके गुण जो होते हैं वो मातृ कोशिका से अलग होते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कि इनके गुणसूत्र, या फिर ऐसे लिखेंगे पुत्री कोशिकाओं, पुत्री कोशिकाओं, पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्र, के गुणसूत्र, गुणसूत्र मातृ कोशिका से, मातृ कोशिका के, मातृ कोशिका के आधे रहते हैं, आधे रह जाते हैं, ऐसे लिखेंगे, आधे रह जाते हैं। मतलब यदि मातृ कोशिका में 2x क्रोमोसोम उपस्थित था तो यही जब 2x क्रोमोसोम डिवाइड होता है 4 पुत्री कोशिका में, तो वहां पर क्रोमोसोम की जो संख्या हो जाती है वो x x x x हो जाती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में और एक प्रकार का विभाजन पाया जाता था। तो ये 2 तरीके का विभाजन होता है, पहले 2 कोशिका बनती, तो फिर उसके बाद x x बाद में 2 से 4 हो जाती। तो यहाँ पर हेट्रोटाइप, यहाँ पर ये कहेंगे कि हेट्रोटाइप जो सेल डिवीजन होता था और यहाँ पर होमोटाइप सेल डिवीजन होता था। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता था और यहाँ पर विषम या फिर अर्धसूत्री विभाजन होता था। तो इस तरीके से इसमें या फिर इनकी पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। लेकिन यहीं पर इनमें या फिर इस प्रकार के विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में क्या लिखेंगे, इस प्रकार के विभाजन में पुत्री कोशिका का, पुत्री कोशिका के गुणसूत्र, पुत्री कोशिका के गुणसूत्र, पुत्री कोशिका के गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या या संरचना, है ना, या संरचना, संख्या या संरचना मातृ कोशिका के बिल्कुल समान होती है। क्या, मातृ कोशिका के बिल्कुल समान होती है।
मातृकोशिका के बिल्कुल समान होती है, या फिर कहेंगे ऐसे समान होती है। ध्यान से देखेंगे, क्या कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ये कि जैसे जैसे समसूत्री विभाजन हो रहा, समसूत्री का मतलब कि सूत्रों की संख्या समान है, बस बात इतनी कि यहाँ पर पुत्री कोशिका हो या मातृ कोशिका हो, सभी में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। अर्धसूत्री में जाहिर सी बात स्पष्ट है कि कहीं पर यदि पूरा है तो उसका आधा हो जाए, तो ऐसे ही तो है, मातृ कोशिका पूरी थी लेकिन जब वहां से पुत्री कोशिकाएं बनी तो वहां पर उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी, इतनी सी बात है। तो ये था कुछ डिवीजन या फिर कह सकते हैं डिफरेंस किन में, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। आपने देखा कि इसमें पुत्री कोशिकाओं की संख्या ये रह जाती है, इसमें 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, इसमें 4 बनती हैं, इनमें जनन कोशिका में कह लेंगे जनन कोशिका ये पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, इसमें यदि हम एक बात और अगला पॉइंट बात कर लें, ये समसूत्री विभाजन द्वारा जो होता है वो शरीर की या फिर पूरे बॉडी की वृद्धि होती है। क्या समसूत्री विभाजन में शरीर की वृद्धि होती है, या शरीर की वृद्धि होती है किसमें, तो हम कहेंगे समसूत्री विभाजन द्वारा। लेकिन वहीं पर इस प्रकार के विभाजन में क्या होता है, इस प्रकार के विभाजन में लैंगिक जनन में वृद्धि होती है, किसमें, लैंगिक जनन कोशिका में या फिर लैंगिक जनन में वृद्धि होती है, लैंगिक जनन में वृद्धि होती है ना। पूरे शरीर में या शरीर के अंगों में वृद्धि होती है, शरीर के पार्ट में वृद्धि होती है, और यहाँ पर लैंगिक जनन के पार्ट में वृद्धि होती है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या कुछ विभाजन किसके, वो समसूत्री और फिर अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब एक विभाजन और बचा था, वो क्या, असूत्री। तो असूत्री जो विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, लेकिन कैसे, तो वो जो एक कोशिकीय जीव हैं उन कोशिकाओं के अंदर होता है ना। तो वहाँ पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे, एक ही डिफरेंस आप बता सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, बार बार भी पूछा जाएगा। क्या क्या डिफरेंस मेन है, तो एक डिफरेंस तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यही दो अगर याद रखेंगे आप तो भी बहुत है ना। ठीक, बस इतनी सी बात देख लेंगे। आगे और एक पॉइंट है वो भी ध्यान से देख लेंगे। स्टॉप किए बंद कर